उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घोसी पहुंचे और वहां से प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से माफ़ी मंगवाई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर कल से जम के वायरल है, मगर काफ़ी कुछ और है जो आपको जानना चाहिए, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पल्लवी पटेल जो नाराज़ होकर पीडीएम बना चुकी थी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, क्या वहाँ बात फिर से खराब हो रही है? क्या वो अखिलेश यादव के साथ वापस आ सकती हैं? ऐसी कोई संभावना है? क्या अखिलेश यादव से कुछ बातचीत दोबारा से शुरू हुई है? इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कल से एक और चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है, जब से रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है कि उनको कई पार्टियों से ऑफर है कि वो चुनाव लड़ें, राजनीति में आएँ, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार है, लड़ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्या वो दबाव बना रहे हैं या वाकई इच्छुक है, या कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है उनके बारे में, ये आपको बताएंगे। और बताने के लिए रोज़ की तरह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। पंकज जी, कल से बड़ा एक वीडियो वायरल है घोसी का। सभा लगी हुई है, मंच पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसमें अरविंद राजभर भी हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, और सामने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है नेता हैं, सब बैठे हुए हैं। ब्रजेश पाठक अचानक से उनसे कहते हैं कि जरा माफ़ी मांगो, तुमसे लोग नाराज़ हैं, उनको झुकाते हैं, वो झुक के माफ़ी मांगते हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें ब्रजेश पाठक खड़े होकर उनको बुके दिया जा रहा है और अरविंद राजभर बैठे हुए हैं। तो मंच संचालित करते हुए नेता बोलते हैं कि अरविंद राजभर जी खड़े हो जाइए, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। तो नाराज़गी की बातें चल रही हैं, विवाद कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच आपस में बन नहीं रही है बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के। चल क्या रहा है घोसी में? और कल जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में क्या कुछ चर्चाएं लखनऊ में? देखिए, वीडियो भी कई तरह के हैं, तस्वीरें भी कई तरह की हैं। वीडियो के एक मायने हैं, दो मायने नहीं है, कई सारे मायने हैं। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है। और जिस तरीके से नेता मंच पर खड़े होते हैं, कोई बैठता है, कुछ कहता है, कुछ कहलवाता है, फिर लखनऊ और दिल्ली, इन दोनों का भी कनेक्शन है। कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, इसीलिए इन सारे किरदारों को तफसील से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये बात हुई कैसे। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक बात आ रही होगी, सौरभ बाबू, चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा, तो ब्रजेश पाठक यहाँ मऊ में क्या करने चले गए थे, जो घोसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा? आपके मन में उठ रहा होगा। हमारे बिल्कुल आखिरी में चुनाव होना है वहां तो एकदम। हाँ, उनको मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर होना चाहिए था। ये हम मऊ में क्या, पूर्वांचल में क्या करने चले गए? वहां तो ना नामांकन हुआ, न कुछ हुआ, अभी तो न ताल ठोकी जा रही है। मामला भी कुछ ऐसा नहीं है, मामला है बड़ा गंभीर। मामला पियरका चचा का है, यानी ओम प्रकाश राजभर, जो पीले गमछे वाली पार्टी है जी। तो मामला उनका है, और उनका आजकल स्वर्णिम काल चल रहा है। जब से वो आए हैं एनडीए में, तो कुछ समय तो लग गया उनको इंतजार में ही, और इंतजार की घड़ियां गिनते गिनते जब लॉटरी निकली तो उनकी खूब लॉटरी निकली। एमएलसी भी हो गया, अपने मनचाहा विभाग में मिल गया। अब वो क्या किया उन्होंने, देखिए कि उनके बेटे हैं दो, एक का नाम है अरविंद राजभर और दूसरे का नाम है अरुण राजभर जी। अरविंद राजभर पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, यानी 2022 का, लेकिन तब वो साइकिल की सवारी पर। अब वो हाथ में कमल लेकर घूम रहे हैं। ये जो हाथ में कमल लेकर घूम रहे हैं ना, यही जो है मामला, मतलब तार जुड़ नहीं रहा। हाथ में कमल तो ले लिया, लेकिन जो कमल पकड़ने वाले लोग हैं आमतौर पर, वो उनका हाथ उतनी ईमानदारी से पकड़ने को फिलहाल तैयार नहीं है। कल को क्या हो जाए नहीं समझ सकते। हुआ ये कि अरविंद राजभर जो है छड़ी के निशान पर, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये निशान है, और उसी से चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा से फैसला किया। संजय निषाद के बेटे तो खैर खून छाप पर लड़ रहे हैं जी। ओम प्रकाश राजभर, इस बात का उनको दुख भी है बहुत जी जी जी। और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अपनी छड़ी पे लड़ रहे हैं और तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो ये भी एक अलग तरीके का दुख और संकट है। मतलब गजब है ना। देखिए, राजनीति के तो यही रंग होते हैं, मिल गया तो अच्छा, ना मिल गया तो दुख है कि हम अपने सिंबल पे लड़ नहीं पा रहे जी। हाँ, यहाँ मिल गया है तो पता चल रहा है कि भैया पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो हुआ ये कि अरविंद राजभर चले गए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन भाई बीजेपी का संगठन है, सब कुछ हुआ, बीजेपी तो कुछ मदद करने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पहुंच गए दिल्ली, नेताओं के यहाँ उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, और फिर जो है क्लास ले ली गई, चूड़ियां कस दी गई वहां पे मऊ में जो है बीजेपी के संगठन के लोग।
कस दी गई, लेकिन भाई लोग फील्ड में आने को तैयार नहीं थे। फिर हुआ कि भाई पाठक जी जो है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, और ये जो परिवहन मंत्री हैं यूपी सरकार में दयाशंकर सिंह, ये आमतौर पे आपने देखा होगा तस्वीरों में, वीडियो में, कि ओम प्रकाश राजभर भले ही एनडीए में ना रहे हो, तब भी ये कुछ नेता जो हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह भी, दयाशंकर सिंह भी, ब्रजेश पाठक, इनसे इनकी खूब बनती थी। हाँ, चाय पीना, बैठना, घूमना फिरना, अब तो साथ ही हो गए हैं जी। तो भाई उन्होंने कहा डिप्टी सीएम भारी भरकम नेता है, बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई कि भाई जाइए वहां और देखिए मामला है क्या, ये छड़ी और कमल का तालमेल बैठ क्यों नहीं पा रहा। जी। ओम प्रकाश राजभर कल वहां नहीं थे, मतलब स्पॉट पे तो दिखे नहीं। भी नहीं जी। हाँ, तो एक एसएल प्लाजा करके एक मैरिज लॉन है, वहीं पर एक कार्यक्रम रखा गया था कि बीजेपी और छड़ी वाले सब मिलेंगे। मंच पे आपने देखा कि पहला जो एक वीडियो है जिसमें कि भाई ब्रजेश पाठक जी को सम्मानित किया जा रहा है, अरविंद राजभर भी खड़े हुए कि उनको भी फूल के गुच्छे दिए जाएंगे, नहीं गुच्छे तो कम से कम एक पुष्प ही सही। वो खड़े के खड़े रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने उनके लिए कोई अभिवादन में, सम्मान में कुछ दिया नहीं। दिलों में दूरियां हैं, हाथ से हाथ तो मिल रहे हैं, दिल से दिल नहीं मिल पा रहे जी। और ये संकट है। ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को जानते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों को ये भरोसा है कि समय रहते ठीक हो जाएगा। अब रही बात वो वीडियो की, देखिए हुआ ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, उनके बस के अंदर, बस के छत के ऊपर, सब जगह वही घुमा करते थे जी। तब उन्होंने बहुत कुछ कहा था बीजेपी वालों को। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को इसमें थोड़ा भी वो नहीं हो, कहते कि भाई जब जैसी राजनीति होती है वैसे बयान होता है, इसमें कौन सी अचरज की बात है, बात है भी सच भाई। जी। तब उन्होंने बहुत कुछ कहा था, भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे पीटना है, कैसे ठोकना है और किस चीज से पीटना है, छोड़िए मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात बीजेपी के लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको भूलने भी नहीं दे रहे हैं, वो बीजेपी के अंदर भी हैं, तो ऐसे लोग भी हैं भूलने नहीं दे रहे हैं। तो कल ये हुआ कि भाई अरविंद राजभर उम्र में भी बहुत छोटे हैं ब्रजेश पाठक जी से, तो उन्होंने कहा भाई देखो गलती चलती भी है और आप माफी मांग लो, क्षमा से बड़ा तो कोई उपाय नहीं है। तो वो जो झुक के प्रणाम कर रहे थे तो उन्होंने कहा और झुको, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा दी कि तुमको ठीक से देखेंगे। वही प्रत्याशी भी हैं। अब ये जो हुआ, तो आप एक कहानी सुन रहे हैं ना, आजकल देखते हैं गौतम गंभीर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब कुछ और सोच रहा हूं। ऐसे ही जनरल वीके सिंह साहब को चुनाव नहीं लड़ना तो मेरा बहुत हो गया है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में अनुशासन की पराकाष्ठा है, मतलब टिकट कट जाता है, कोई विरोध नहीं भैया, मैं खुद ही अपना टिकट दे रहा हूं, हमको नहीं लड़ना भैया। हमारे कानपुर के सांसद ने भी यही किया, सत्यदेव पचौरी ने। हाँ, सत्यदेव पचौरी जी ने भी ये किया, उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी। अब सब मन की पीड़ा तो सब जानते हैं, बाद में बताते भी कि चिट्ठी क्यों लिखी, लेकिन चलिए ठीक है, वो बात की बात है। अब वो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा कि वो जो अनुशासन की पराकाष्ठा वाली पार्टी है ना, वो देखिए कैसा है, ये अभिमान की, अहंकार की पराकाष्ठा वाली। मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले देखो अपने सहयोगी दलों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं दूसरे के फटे में अखिलेश जी को मजा आने की एक तरीके से बात है। बढ़िया मुद्दा मिला उनको और मुद्दा बना भी दिया है विपक्ष ने इसको। जी, बड़ा वायरल हो रहा है कल से, मतलब हर तरफ चर्चा। मतलब सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर जो किसी के बयानों की परवाह नहीं करते है, तो है घंटे से हमारे सेहत पे कौन सी फर्क पड़ता है, बड़े दूसरे टाइप के पॉलिटिशियन है। और पार्टी उनकी पार्टी को बाकायदा इस पे सफाई देनी पड़ी कि भाई ये चीजें जो हुई थी वो क्या था, बीजेपी के लोग घर की बात है और हम मान सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। आमतौर पे ओम प्रकाश राजभर एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद कोई उसमें लीपा पोती नहीं होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो कर रहे हैं, विपक्ष को एक मौका मिल गया, विपक्ष इसको खूब घुमा फिरा रहा है। अब देखिए है क्या जी कि वहां पे घोसी में राजीव राय है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। अब वहां भी है, कुछ लोग उनका काम लगाने में जुटे हुए हैं, आप भी जानते होंगे जी। एक वहां पे सहयोगी दल थी समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी, संजय चौहान, वो पहले चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं जी। अब वो चाहते थे कि कम से कम उनको दे दिया जाए टिकट, राजीव राय को मिल गया तो मुंह फुला के चले गए, गठबंधन तोड़ के चले गए। अब उनका फिर से मन कुलाचे मार रहा है कि अखिलेश भैया कम से कम मेरी बात सुन लीजिए, जो हुआ सो हुआ है, हमको फिर लड़ा दीजिए, हम लड़ लेंगे, बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या हुआ, एक फोटो वायरल हो रही है, एक और आपके संज्ञान में होगा, बालकृष्ण चौहान है, कल्पनाथ राय का जब निधन हो गया, जो उस इलाके के सबसे बड़े नेता थे, तो जब उपचुनाव हुआ तो बालकृष्ण चौहान वहां से चुनाव जीते, कांग्रेस में थे।
एक बार के सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनकी फोटो वायरल हो रही जो उन्होंने खुद डाला है। वो बीएसपी ऑफिस के बाहर गेट के पास खड़े हैं, शाम का वक्त है, जी। 2-3 नेता और उनके साथ हैं। बालकृष्ण चौहान जो है वो बीएसपी से टिकट लेना चाहते हैं। वहां से एक और हैं, अरशद भाई हैं, वो मऊ में जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी। वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बहन जी का आशीर्वाद शायद बालकृष्ण चौहान जी को मिल गया। अब है क्या, कहा जा रहा है, मतलब एक तरफ तो राजीव राय हो गए, एक तरफ अरविंद राजभर हो गए, और अब बीएसपी से भी टिकट किसी को मिला नहीं है। चर्चा है बालकृष्ण चौहान, चर्चा तो लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजीव राय का भी कनेक्शन होगा इनसे। मतलब ये कहने वाले कह रहे हैं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, कई बार होता भी है सब सारी चीजें, सामने में कौन लड़े भी, वोट का बंटवारा हो जाए, वो सब सारी चीजें। अब राजीव राय जो है भूमियार बिरादरी के हैं, और पिछली बार उस सीट पे कौन जीता था, नाम उनका अतुल सिंह है, पर वो भूमियार बिरादरी के हैं। बसपा से चुनाव लड़े थे, सपा बसपा आरएलडी का। तो एक तरीके से भूमियार बिरादरी को लगता है कि वो सीट हमारी है। अब वहां पे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर आ गए हैं। तो आप यकीन मानिए सौरभ जी कि आने वाले समय में, अभी तो वहां चुनाव में मतदान में देरी है, बहुत तरह की कहानियां वहां से मिलेंगी जी। नाम भले और चेहरा अरविंद राजभर का हो, लेकिन पीछे बहुत सारे खेल चल रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के बाहर भी, समाजवादी पार्टी के अंदर भी, समाजवादी पार्टी के बाहर भी, बसपा में भी कई दावेदार हैं वहां पे। तो तीनों पार्टियों में अजब गजब खेल चल रहा है इस वक्त, ये घोसी लोकसभा सीट जो है उसको लेकर। बिल्कुल अजब गजब खेल तो लगातार पंकज जी हम दो नेताओं के बीच में देख रहे थे, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश यादव के बारे में पल्लवी पटेल ने काफ़ी कुछ कहा, सीटें मांगी 3, अपना ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने शाम को खुद ऐलान कर दिया और वो दूर हो गई, पीडीएम बना लिया, ओवैसी के साथ आ गई। मगर ओवैसी साहब तो आए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठक की और वापस लौट गए। कुछ डील तो फाइनल हुई नहीं कि कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्या रूपरेखा होगी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि बेचैन हो रही पल्लवी पटेल और उनको लग रहा है कि वापस अखिलेश यादव के साथ चले जाएं तो ही ठीक रहे। क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ बातचीत स्थापित हुई है अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच, या वापसी हो सकती है पल्लवी पटेल की? कुछ मन में तो चल रहा है अपना दल कैमरावादी पार्टी में। पल्लवी पटेल, उनके पति पंकज निरंजन और पल्लवी पटेल की माँ आपको बताऊं कृष्णा पटेल, कुछ तो चल रहा है। वो चलने के पीछे की वजह ये है कि पहले AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में घोषणा की थी कि मैं 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज खबर आई उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि हम अररिया, पूर्णिया और कटिहार 3 जगहों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या वजह रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उम्मीदवार तो मिल चुके थे। यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, लखनऊ में क्लार्क्स होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और फिर वहां से यहीं पर अपने पार्टी ऑफिस में रोजा इफ्तार किया और बिना किसी को बताए चले गए। अफजाल अंसारी के घर पे वहां मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अपनी शोक संवेदना जताने के लिए आए और नेक्स्ट डे फिर वापस हैदराबाद चले गए। उसके बाद से क्या खिचड़ी पकड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 चरण के चुनाव का नामांकन का काम खत्म हो चुका है, तीसरा शुरू होने वाला है। अब बचा ये है कि तब आखिर करेंगे क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर, MIM और साथ ही ये अपना दल कैमरावादी पार्टी। कुछ समझ में नहीं आ रही। कहा गया कि शायद 25-30 सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। अभी तो ये भी चर्चा हो रही थी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे, क्या चंद्रशेखर रावण आएंगे। चंद्रशेखर रावण नहीं आ रहे हैं, ये बात खुद चंद्रशेखर रावण ने कह दी है। वो अपने वहां नगीना की सीट में फंसे पड़े हुए, उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो अब ये सुनने में आ रहा है और मुझे ऐसा सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अंदर के कुछ लोग भी और साथ ही अपना दल कैमरावादी पार्टी के भी कुछ लोग जो पल्लवी पटेल के करीबी हैं, कि वो ये चाहते हैं कि राजनीति में रिश्ते बदलते भी हैं भाई। यही ओम प्रकाश राजभर जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये क्या क्या कह के नहीं गए थे भारतीय जनता पार्टी, फिर वापस एनडीए में आ गए हैं। तो अरे ऐसे देखेंगे तो गौरव वल्लभ को देखिए, विजेंद्र सिंह को देखिए, सब तो आ ही रहे हैं, वो तो कोई संकट ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजनीति जरूरत के हिसाब से होती है। अखिलेश यादव का भी जो ये पीडीए है, इसमें कहाँ वो बात दिख पा रही है। वो MY फैक्टर से आगे बढ़ना चाहते थे ना, कि कुर्मी बिरादरी जुड़े, उसमें निषाद हो, प्रजापति हो, बिंद हो, तभी ना पीडीए बनेगा। अभी MY फैक्टर से तो राजनीति चलने वाली नहीं है, ये बात तो साबित हो चुकी है, इसीलिए वो पीडीए लेके आए थे।
अब इन्होंने खुल्लम खुल्ला पीडीएम कर दिया कि पिछड़ा दलित और मुसलमान ओवैसी साहब के साथ आकर। तो ये चर्चा चल रही है और लोग चाहते भी हैं कि दोनों पार्टियां आपस में साथ आए, मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। और अभी जो उनकी मांग थी पहले कि लोकसभा की 3 सीटें चाहिए थी, आपने देखा होगा कि 3 सीटों की मांग की गई थी, फिर बाद में उस लेटर को विड्रॉ कर लिया था पल्लवी पटेल की तरफ से। तो ये हो रहा है कि एक तो सीट है मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये हो रहा है कि वहां से पल्लवी पटेल को लड़ा दिया जाए, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लें, और एक और ऐसी सीट हो जिसपे पल्लवी पटेल या उनकी पार्टी के जो भी लोग चाहें वो लड़ लें, और वो समाजवादी पार्टी के माफ करेगा, वो अपना दल के जो कमेरावादी पार्टी का जो सिंबल है लिफाफा, उस पे लड़ लें और 2 सीटों पर बात हो जाए। ऐसे प्रस्ताव को लेकर आपस में बातचीत की शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ना पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन या समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं की बातचीत हुई। लेकिन जो दोनों की तरफ से कुछ कॉमन नेता हैं, जो ऐसे भी नेता होते हैं ना सौरभ जी, जो सोनेलाल पटेल के करीबी रहे और वो अब क्या हो गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, तो उनकी तो पल्लवी पटेल से भी बातचीत होती है। ऐसे कुछ विधायक हैं, जी हाँ बिल्कुल, रिश्ते होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह का समझौता हो जाए और ये दोनों ही पार्टियों के हितों में रहेगा। अब पल्लवी पटेल भी कहां जाएंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ बातचीत हो रही थी, कांग्रेस अभी किसी भी सूरत में अखिलेश यादव को तो नाराज नहीं करेगी अगर दोनों के संबंध ठीक नहीं है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की बात तो चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, तभी तो असदुद्दीन ओवैसी के पास गई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में बहुत कुछ है नहीं, पल्लवी पटेल को भी लंबा चलना है राजनीति में। एनडीए की तरफ उनकी गुंजाइश हो नहीं सकती क्योंकि पहले से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल वहां है, तो रास्ता बचता कौन सा है? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनके सामाजिक विस्तार में पल्लवी पटेल के वोट बैंक का एक असर हो सकता है, वो जोड़ सकती है कुछ वोट, खासतौर से जिन बेल्ट में कुर्मी वोटरों का दबदबा है। जी, दोनों तरफ से फील गुड की माहौल तो बन रहा है, पर आइस ब्रेक तो करेगा कौन? पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव को ही करना होगा। और इन्हीं दोनों के बीच में हॉट टॉक भी हुई थी, बात से बात बिगड़ गई थी। ये जो राज्यसभा का चुनाव था उसके बाद जिस तरीके से चीजें आई और फिर बाद में तो क्या क्या नहीं हुआ, आपने देखा सुना होगा। तो राजनीति में किसी संभावना को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये कल परसों में पिछले 2 दिनों में ये अपडेट है कि बातचीत की लेकर के कुछ नेता उत्साहित हो रहे हैं और पहल करने को तैयार हैं। कल को क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके की संभावनाएं दोनों दलों की तरफ से दिखाई पड़ रही है। तो कल को अगर साथ हो भी जाए कोई अचरज नहीं, और बात ना बने बिगड़ ही जाए तो भी एक वो बात है कि वो भी एक सूरत है। बिल्कुल, और वैसे भी राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार किया जा नहीं सकता। और टिकट तो आजकल जैसे बदल रहे हैं, तो थोड़ा अगर पार्टनर भी बदल जाएंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, लोग एक्सेप्ट कर ही ले जाएंगे। पंकज जी, एक और टिकट कटा था बीजेपी, कुछ आप बोलना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, आप बिल्कुल सही। एक और टिकट कटा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदायूं में संघमित्रा मौर्य का, और उसके बाद हमने देखा कि वो प्रचार भी कर रही थी बीजेपी प्रत्याशी का, मंच पे भी नजर आई, मंच पे उनका रोते हुए वीडियो भी एक वायरल हुआ। हालांकि उसके बाद वो सफाई दे रही थी कि नहीं रो, तो वो एक रामचरितमानस की चौपाई को सुनकर दी थी। और उसके बाद से एक चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने अनुशासन दिखाया है और पार्टी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, या अपने पिताजी के साथ नहीं गई, या अखिलेश यादव से उनकी कुछ बातचीत तय नहीं हुई, तो चर्चा ये भी है कि बीजेपी उनको जो बची हुई कुछ सीटें हैं, जो 12 सीटों का ऐलान होना बाकी है, उसमें से कहीं एडजस्ट कर सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि वो सीट मैनपुरी हो सकती है। क्या इस चर्चा में कुछ दम है? देखिए, बात चर्चा शुरू हुई है और ये बहुत रिसेंट फेनोमेनन है क्या कि आप देखिए जरा संघमित्रा मौर्य की बॉडी लैंग्वेज को और उनके कार्य करने के तरीके को, कहीं से भी उनके चेहरे, हाव भाव या बयानों से ऐसा नहीं लगता है कि टिकट कट जाने के बाद से उनके मन में कोई कड़वाहट है, इलविल है। पार्टी उनके लिए आज ही मां समान है, ऐसा वो फील दे रहे हैं मन के अंदर, चाहे जो भी हो जी। वो जो वहां से प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाह, जिनको संघमित्रा के बदले बदायूं से बीजेपी ने टिकट दिया, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा आपको अभी हाल फिलहाल में ऐसी वीडियो दिखा नहीं होगा कि टिकट कट गया हो और जिसको उम्मीदवार बनाया गया हो उसके लिए वो इतना तेजी से चुनाव प्रचार कर रहा है। तो हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरीके से वो भावुक हुई। हालांकि जो उन्होंने बात कही
प्रसंग सुनाया वो हमें भी नहीं गले उतरा है, ना आपको भी उतरा होगा, जिन लोगों ने देखा है उनको भी नहीं उतरा है। अब लेकिन वो कह रही है जिस बहादुरी से कि रामायण के प्रसंग को देखकर आंखें नम हो गई। ऐसा कौन सा नया प्रसंग आया? राम कथा तो घर घर में गाई जाती है, सुनाई जाती है, वही प्रसंग सब है, हम लोग जो सुनते रखा है, वो अलग मसला। तो ये हुआ कि उन्होंने बड़ा ब्रेव फ्रंट दिखाया है, और एक जो सोल्जर होता है अनुशासित सिपाही बीजेपी का, उसकी तरह उनका बिहेव रहा संघमित्रा मौर्य का। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके बारे में आजकल कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है। तो एक पुत्री का भी धर्म निभा रही है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है उनका हर फ्रंट पे। अब रही बात डिंपल यादव मैनपुरी से, देखिए बीजेपी एक एक सीट को ना हल्के में नहीं लेने दे रही, लड़ेंगे भिड़ेंगे और जीतेंगे। मिशन 80 है भाई साहब, मतलब सहयोगी दलों को मिला दिया जाए। अब उसके पीछे अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो एक दौर था जब समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता था मैनपुरी से, वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोटों के अंतर से जीतता था। लेकिन 2019 का चुनाव याद करिए, और जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, और मैं उस मंच के सामने था जब डिंपल यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिए थे। उस मंच पर मायावती के सबसे कट्टर विरोधी मुलायम सिंह यादव उस मंच पर बैठे हुए थे। बड़े पंकज जी उस वक्त उसी रैली में शामिल था, मतलब मैं भी पत्रकार जी, मतलब ये हम लोग के मतलब जीवन भर में अगर कुछ दुर्लभ था एकदम। माइलस्टोन जो इमेजेज हो सकते हैं उसमें से एक इमेज है जो मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। बिल्कुल, तो वो एक इमेज था। उस मैनपुरी में भी वोटों का अंतर घटकर 1 लाख के करीब हो गया था मुलायम सिंह यादव की जीत का। जी। तो बीजेपी को लगा कि ऐसा नहीं है कि हम यहां जीत नहीं सकते, मेहनत करेंगे तो हम जीत सकते हैं, कुछ भी ऐसा इनविंसिबल टाइप का नहीं है मामला। फिर बाइपोल आ गया नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जब डिंपल चुनाव लड़ी, तो सहानुभूति वोट था, रघुराज सिंह साग यहां से उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से, और भारी मतों से जीत गए डिंपल। लेकिन अब एक नॉर्मल इलेक्शन है, आम चुनाव। बीजेपी को लगता है कि अगर हमने उम्मीदवार अच्छा दे दिया तो जो काम कन्नौज में हो गया, या फिर रामपुर के बाई इलेक्शन में हो गया, या फिर आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में हो गया, तो फिर ये मैनपुरी क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हम 1 लाख के डिफरेंस पे ला दिए थे, याद करिए अमेठी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, 2014 में क्या था डिफरेंस? 1 लाख वोट का था राहुल गांधी जब जीते थे। और फिर जब 2019 का आया तो स्मृति ईरानी 55,000 वोट से जीत गई थी। तो यहां भी तो खेल हो सकता है। अब एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए, तो उसमें एक चर्चा है कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे जो ठाकुर बिरादरी के हैं, तो ये थोड़ी सी हिचक दिखा रहे हैं जयवीर सिंह। तो ये हुआ कि उस लोकसभा क्षेत्र में यादव हैं, उसके अलावा मौर्य हैं, शाक्य हैं, लोध हैं, वैश्य समुदाय के हैं, ब्राह्मण भी हैं, मतलब मुस्लिम बहुत ज्यादा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास अगर सबसे बड़ा वोट बैंक है वहां पे, तो वो है उनका यादव वोट बैंक। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने जो सालों साल अपने व्यक्तिगत रिश्ते बनाए, जाति के बंधन को तोड़कर, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी जो भी है, उनकी वजह से थे। तो अब बदलते वक्त तो हरारत में बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो ये हुआ कि संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से बोलती हैं, कहते हैं ना फाइटिंग स्पिरिट, ओ अच्छा बोलने वाली, लड़ाका टाइप की इमेज, तो डिंपल को वो काउंटर कर सकती। ये बीजेपी के एक बड़े नेता ने, ऐसे 2 नेताओं ने, रादर हम 2 नेताओं ने ये बात हमें कही। अब ये मामला कितना सीरियस है और केंद्रीय नेतृत्व उस पर क्या फैसला करता है, ये हमारे आपके मतलब हम नहीं जानते, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन बीजेपी के नेताओं में चर्चा है। और रही बात टिकट कटने की, तो आपने देखा कि दिल्ली में जो एक ही मनोज तिवारी का रिपीट हुआ, 6 जो कटे उसमें हंसराज हंस थे ना भाई, लेकिन पंजाब में उनको टिकट मिल गया ना, तो एक जगह से कटा, दूसरी जगह से मिला। तो अगर बदायूं से कट सकता है तो मैनपुरी से मिल भी तो सकता है। तो उन दोनों नेताओं से मैंने, हमारे मन में जो शंकाएं थी, मैंने उन नेताओं से पूछा कि भाई कैसे हो सकता है संघमित्रा मौर्य का, तो उन्होंने सारी बातें बताई कि अगर देना है और जिताना है तो एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर संघमित्रा मौर्य हो सकती है। अब पार्टी क्या फैसला करती है, अभी तो सीट होल्ड पर है भाई। तो संघमित्रा मौर्य की चर्चा शुरू हो गई है, डिंपल वर्सेस संघमित्रा मौर्य। अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्टिंग तो होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगी सीट कवरेज के लिहाज से हमारे आपके लिए। बाकी जो ऐलान होगा वो सामने आएगा, पता चलेगा कि संघमित्रा मौर्य वर्सेस डिंपल यादव होना है कि नहीं। एक और सीट है
अमेठी और दूसरी सीट है रायबरेली, इन दो की चर्चा में लगातार रहती है। और चर्चा अमेठी की कल खासतौर पर और बढ़ गई जब रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया कि उनको कई पार्टियों से ऑफर है, लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, वो सोशल वर्क करते भी रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए, वो इच्छुक दिख रहे हैं। वो तो इच्छुक हैं, पर क्या सोनिया गांधी, क्या कांग्रेस नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग तैयार हैं उनके नाम को लेकर? ए भाई, आपको एक बात बताते हैं, ये रायबरेली अमेठी में जब राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी आते हैं, भाई साहब, हम लोग पिछले कई सालों से कवरेज कर रहे हैं और दौड़ दौड़ के ना हालत खराब हो जाती है जी। मतलब। और कोई जो रेलवे क्रॉसिंग होता है ना सौरभ बाबू, वहां पे इनकी गाड़ियां रुक जाती हैं, वहीं पे कोई आया, कोई इंटरव्यू करके चला दिया, कोई बात बोल दी, बड़ी परेशानी हुई, बहुत झेला हम जी। तो बात हम कर रहे हैं 2009 की। एक बाइक रैली निकली थी, उस बाइक रैली में हेलमेट वेलमेट पहन के ना उस इलाके के लोग रॉबर्ट वाड्रा को जीजू भी कहते हैं, जीजा जी। वैसे आपको एक बात बताएं, कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं प्रियंका गांधी को, वाड्रा को क्या बोलते हैं पता है आपको? भैया जी। अच्छा। जो क्लोज है, जो प्रियंका के आसपास रहने वाले हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और सालों से पुराने रहे हैं, वो सब उनको भैया जी बोलते हैं, पर रॉबर्ट वाड्रा को वहां जीजा जी कहा जाता है। तो भाई जीजा जी बाइक पे बैठे थे, हम लोग मीडिया वाले थे वहां, जहां हम लोग खड़े थे ना वहीं पे उनकी आके बाइक रुकी। बात 2009 की कर रहा हूं मैं। और तब भी उन्होंने कहा था कि जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। और तब सीट उठ की व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। रायबरेली से सोनिया जी लड़ रही थी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे थे। हो सकता है उनके मन में सुल्तानपुर हो, उन्होंने नाम नहीं लिया था। अब सोचिए, राजनीति में टाइमिंग का हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो उसमें टाइमिंग देखा करिए कि टाइम का क्या महत्व। अब जब रायबरेली अमेठी की सीट को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ, लड़ेंगे राहुल जी, प्रियंका जी, नहीं लड़ेंगे, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कल भी खबर, आज भी खबर आई कि भाई सब लोग जो है केंद्रीय चुनाव समिति में उनसे अपील करेंगे कि आप चुनाव लड़ लीजिए। तो भाई ठीक है, उस अपील से पहले ही रॉबर्ट वाड्रा ने ना बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, ठीक है, और चुनाव लड़ूं तो सबसे अच्छी जगह तो वही वाली होगी। तो उन्होंने अमेठी का जिक्र कर दिया, रायबरेली छोड़ दिया है। हाँ। तो प्रियंका लड़ सकती हैं। उनको ये लग रहा है अगर टाइमिंग पे, उनके बयान पे, उनके हाव पे जाए, और जो हमने अमेठी और रायबरेली के लोगों से बात की, पुराने कांग्रेसी नेताओं से, इसको डिकोड करने के लिए कि भाई देखिए, कोई सियासी जमीन खाली नहीं होती है। कांग्रेस का सालों साल गढ़ रहा है। अब स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं, फिर से चुनाव लड़ रही हैं, तो भाई कांग्रेस का तो कोई लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन में सीट छोड़ दी पहले से। पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी ने रायबरेली लड़ती है ना अमेठी लड़ती है। तो कांग्रेस का होगा क्या? कोई कमजोर उम्मीदवार आ गया तो क्या? अब रॉबर्ट वाड्रा नाम तो एक बड़ा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, परिवार से तो वो आ जाएंगे। उनको लगता है हमको भी कोई सेट नहीं कर रहा है, चुनाव लड़ने की उनकी हार्दिक इच्छा रही है, और यूपी के ही है, घर उनका मुरादाबाद है, तो यूपी वाला नाम। आपने मुरादाबाद की जिक्र किया तो मुझे याद है कि 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनका इस तरह कुछ बयान आया था, और मुरादाबाद से बड़ा नाम चल रहा था उनका। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और उस वक्त मुझे लगता है मुरादाबाद से अपने इमरान प्रतापगढ़ी लड़ रहे थे। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी लड़ रहे थे, और प्रियंका गांधी उनको मानती भी। देखिए ना, राज्यसभा मिल गया, बाकी लोग मुंह ताकते रह गए। जी तो खैर छोड़िए वो बात। तो रॉबर्ट वाड्रा साहब के, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के मन में कोई अचानक से आज चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई। ये उनकी इच्छा मन में बहुत सालों से है, दबी हुई है। कभी कभी राख जो है ना वो शोला बन जाया करता है। तो कल वही राख जो है उनके अंदर दबा हुआ शोला बन गया कि भाई अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मामला पूरा का पूरा परिवार का, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कौन सा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तय करना है कौन चुनाव लड़ेगा? परिवार के लोग बैठेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की ठानी और परिवार ने सहमति दी, तो भाई साहब स्मृति ईरानी और बीजेपी वाले जो करने वाले आने वाले दिनों में परिवारवाद करना, वो बहुत बड़ी लंका लगाएगी। तो तय पूरे तैयारी से बैठे। कल ही देखिए ना कैसी तैयारी हो गई। मतलब स्मृति ईरानी वायनाड तक खदेड़ते हुए चलेंगे राहुल गांधी को। तो अगर रॉबर्ट वाड्रा आते हैं राजनीति में, तो फिर बीजेपी को तो मौका मिलेगा। ये बात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और परिवार के लोग ये समझते होंगे, जानते होंगे। लेकिन रॉबर्ट के मन में ये बात है कि भाई अमेठी की सीट खाली क्यों रही? अगर राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ते हैं तो हम लड़ते हैं, हार जीत चाहे जो भी हो, कम से कम अमेठी तो कब्जे में आ जाएगा ना उनके। जी बिल्कुल। तो पंकज जी, देखना दिलचस्प होगा ये कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का क्या तय करता है रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर, या फिर ये महज एक दबाव बनाने का तरीका है। नेतृत्व नहीं, परिवार भाई। बिल्कुल भाई, नेतृत्व परिवार। जी हाँ सही कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि संघमित्रा मौर्य का क्या होने वाला है, रॉबर्ट वाड्रा वो क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और उससे पहले जो हमने चर्चा की ब्रजेश पाठक के बारे में और पल्लवी पटेल क्या अखिलेश यादव के साथ वापस आ सकती है, सब चीज़ें दिलचस्प हैं, देखने वाली होंगी। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। बाकी जनता तक हम ऐसी तमाम खबरें जो भी होंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।